नमस्कार, आदाब। वीओए इंडिया के सभी दर्शकों का स्वागत है और बात करेंगे हम वॉशिंगटन डीसी में जारी नेटो समिट की। 75 साल हो चुके हैं नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन को, और इस पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ एम्बेसडर राकेश सूद हैं। आप रिटायर्ड कूटनीतिज्ञ रह चुके हैं, स्ट्रेटेजिक अफेयर्स पर भारत के लीडिंग वॉइसेस हैं, पूर्व प्रधानमंत्री के स्पेशल ऑनवॉय भी रह चुके हैं परमाणु मसलों पर। सर, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। सबसे पहले तो अगर मैं शुरुआत कर सकूं कि आज नेटो को 75 सालों बाद किस तरीके से देखा जाए, इसके एक्सपेंशन को, क्या एक सबसे ज़्यादा मजबूत स्थिति में है, एक ज़्यादा अग्रेसिव मुद्रा में है, कैसे डिफाइन करेंगे आप आज नेटो की मौजूदगी को? देखिए, नेटो को अगर हम देखें तो उसके 3 पीरियड्स रहे हैं। सबसे पहला 1949 में जब नेटो बनी थी, तब से लेकर 1991 तक एक एंटी सोवियट, उस वक़्त कहा जाता था जब नेटो बनी थी, तो उस वक़्त ये नेटो का क्या मकसद है, तो वो कहा जाता था रूस को बाहर रखना, अमेरिका को अंदर रखना और जर्मनी को दबा के रखना। तो क्योंकि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद 1949 में तो ये 3 मकसद थे। अब वो जब सोवियत यूनियन ख़त्म हो गया 1991 में, तो फिर ये तलाश हुई कि अब नेटो क्या करेगा। तो उन्होंने एक नई टर्म इजाद की जिसको कहा आउट ऑफ एरिया ऑपरेशंस। तो पहला आउट ऑफ एरिया ऑपरेशंस जो था वो बाल्कन्स में था, यूगोस्लाविया का, जब यूगोस्लाविया के टुकड़े हुए और वहाँ पर सिविल वॉर वगैरह हुई, और उसमें फिर अमेरिका को भी आना पड़ा, यूरोपियंस खुद उसको संभाल नहीं पाए। फिर अफ़गानिस्तान हो गया और ये सब चीज़ें हो गई। फिर उसके बाद अफ़गानिस्तान से जब सब निकल रहे थे, इराक़ में नेटो इकट्ठे होकर नहीं जा पाई, और लीबिया में भी अलग अलग तरह से लोग गए। तो फिर ये सवाल उठने लगा कि नेटो क्या करेगा। उस वक़्त ट्रंप प्रेसिडेंट थे। ट्रंप ने वैसे ही कह दिया था कि अगर नेटो के देश जो हैं, यूरोपियन देश ख़ास तौर पे, वो अपना डिफेंस बजट नहीं बढ़ाएंगे, क्योंकि बहुतों का डिफेंस बजट जो था वो 1.5%, 1.25%, 1% बस इतना था। उन्होंने कहा अगर वो नहीं बढ़ाएंगे तो हम उनकी सिक्योरिटी की जिम्मेवारी क्यों लें। तो उससे भी कुछ खलबली मची। फ्रेंच प्रेसिडेंट मैक्रों थे, उन्होंने एक लंबी चौड़ी इंटरव्यू दी जिसमें उन्होंने कहा नेटो इज़ ब्रेन डेड। उसके बाद जब अफ़गानिस्तान से निकले और जिस हालात में निकले 2021 में, तो उससे काफ़ी एक तरह से एम्बैरेसमेंट भी हुई अमेरिका को। पर फिर यूक्रेन से एक नेटो का तीसरा जन्म, रिवाइवल हो गया, तीसरा जन्म हुआ और उसमें एक रिवाइवल हुआ, और नेटो ने इकट्ठे होकर, क्योंकि यूरोप में हो रहा था और नेटो के सारे मेंबर जो हैं वो यूरोप के हैं या कनाडा और अमेरिका हैं, तो इसलिए वहाँ पर फिर वो नेटो का ये तीसरा जन्म है। अब ये तीसरा जन्म हुए, एक तरह से आप कह लीजिए 2 ही साल हुए हैं, तो अभी थोड़ा सा बचपन है। तो वो आगे कहाँ जाएगा ये अभी देखना पड़ेगा। लेकिन बच्चों को जो है न्यूट्रिशन पूरी तरीके से इस वक्त दी जा रही है उसके ग्रोथ के लिए, मतलब पहले से ज़्यादा बेहतर न्यूट्रिशन इस वक्त दी जा रही है। देखिए, इसमें कोई शक नहीं है, नेटो ने, हालांकि उसका सबसे ज़्यादा हिस्सा जो है वो अमेरिका का है, पर अमेरिका ने अगर करीब $60 बिलियन का मिलिट्री असिस्टेंस दिया है, तो बाकी नेटो के देशों ने भी $50 बिलियन के आसपास तो इकट्ठा जोड़ जाड़ के उसका वो किया है। उसके अंदर क्योंकि यूरोपियन देश जो है, ख़ास तौर पे पोलैंड हुआ, जर्मनी हुआ, बाल्टिक्स, एस्टोनिया, लिथुआनिया, लातविया, इन देशों में, इंग्लैंड, ब्रिटेन, ये देशों ने सबसे ज़्यादा मदद की है। फ्रांस ने भी की है, उन्होंने भी मिसाइल दिए हैं, लॉन्ग रेंज मिसाइल्स। तो इसलिए काफ़ी हद तक अगर उन्होंने अपने रिजर्व्स में से दिए, अब वो अपनी फैक्ट्रियाँ नई वो प्रोडक्शन लाइन लगा रहे हैं एमुनिशन के लिए। तो इसलिए अब नेटो के अंदर वो एक नई किस्म की स्फूर्ति है वो कि अब करना क्या है। और जैसा हमने देखा, फिनलैंड और स्वीडन, 2 देश जो थ्रू आउट द कोल्ड वॉर वो न्यूट्रल रहे हैं, उससे पहले से भी न्यूट्रलिटी उनकी एक पॉलिसी थी, वो दोनों देश यूक्रेन के हमले के बाद वो दोनों ने नेटो ज्वाइन किया है। तो इस वक्त नेटो जो 12 देशों से शुरू हुआ था 1949 में,
और जो 16 देश थे जब सोवियत यूनियन टूटा, आज नेटो के 32 देश हैं। तो एक तरह से, और उससे बड़ा तो बनता ही है, पर उससे कॉम्प्लिकेशन भी होती है क्योंकि फैसले लेने में अक्सर दिक्कत भी आ जाती है। तो 32 एलाइज भी हैं और निश्चित रूप से सारे जो अलायंस लीडर्स हैं, पार्टनर्स हैं, उनको वॉशिंगटन डीसी में 9 से 11 जुलाई के इस समिट मीटिंग में न्योता दिया गया है। वो अटेंड कर रहे हैं राष्ट्रपति जो बाइडेन की अध्यक्षता में। लेकिन सर, नेटो में जिस तरीके से आपने कहा कि नेटो आज एक थर्ड फेज में इसकी रिसर्जेंस है, एक अजीब सी स्थिति भी है क्योंकि रूस ने एक तरीके से इन्वेड किया फरवरी 2022 में, ये कहते हुए कि ये नेटो के लिए मैसेजिंग है और नेटो का जो एक्सपेंशन है वो हमारे लिए खतरा है, हमारे बॉर्डर्स को खतरा है। तो नेटो इज बीइंग द प्रोवोकेटिव फैक्टर, लेकिन इसका नतीजा तो शायद उलट ही हो गया। तो वो डेटरेंस नहीं हो पाया, बल्कि एक रीजन हो गया फॉर नेटो टू रिवाइव। देखिए, वो डेटरेंस कुछ हद तक काम किया, कुछ हद तक नहीं किया। मसलन रूस ने कहा कि अगर आप ये मदद करेंगे तो फिर हम उसका बहुत नेगेटिव रिएक्शन होगा। तो पहले आपको याद होगा शायद कि 2022 में अप्रैल के महीने में ये क्या कहते हैं, एयर स्पेस मॉनिटर करने की, एयर स्पेस के अंदर उसको कंट्रोल करने की बात हो रही थी नेटो में। तो बाइडेन ने तुरंत उसको टाल दिया क्योंकि एयर स्पेस मॉनिटर करने का मतलब है कि नेटो के फाइटर एयरक्राफ्ट एक कॉम्बैट एयर पेट्रोल यूक्रेनियन एयर स्पेस के ऊपर मेंटेन करेंगे। तो उसमें फिर रशियन एयर डिफेंस जो है वो आ जाएगा बीच में। तो उसको ख़त्म कर दिया गया। फिर उसके बाद जब भी कोई लॉन्ग रेंज हथियार दिए गए हैं यूक्रेन को, तो वो पहले उसके ऊपर काफ़ी बहस होती है, काफ़ी देर लगती है, तब जाके वो निर्णय लिया जाता है। अब F-16 को ले लीजिए, F-16 हवाई जहाज़ अभी तक पहुंचे नहीं है वहाँ पर, अभी शायद और 2-4 महीने लगेंगे। और तो इसलिए वो रशियन डेटरेंस एक तरह से उसके ऊपर काम कर रहा है। नेटो ने कहा कि हम अपने सोल्जर्स नहीं डिप्लॉय करेंगे, वो रशियन डेटरेंस का असर है। तो ये सारी चीजें हैं। दूसरी तरफ अमेरिका की तरफ से एक डेटरेंस है कि आप न्यूक्लियर वेपन्स नहीं इस्तेमाल करेंगे। नेटो के सेक्शन 5 पर क्या असर पड़ा है इसका? नहीं, सेक्शन यूक्रेन नेटो का हिस्सा तो है नहीं। तो एक तरह से आर्टिकल 5 जो है वो तो उस पर लागू नहीं होता है ना। अब ये देखना होगा, ये इसको अगर हम आज के जो वॉशिंगटन के समिट की जो आप बात कर रहे हैं उसके ऊपर लेकर आए, तो वहाँ पे सबसे बड़ा फैसला जो होगा वो ये होगा कि यूक्रेन का नेटो के साथ फ्यूचर का क्या संबंध होगा, उसका निर्णय क्या किया जाए। क्योंकि ज़ेलेंस्की ने बहुत अरसा पहले कहा था, आपको याद होगा कि 2008 में नेटो समिट हुआ था बुकारेस्ट में, रोमानिया में। वो तो उस वक्त नेटो ने ये निर्णय लिया कि इन प्रिंसिपल यूक्रेन और जॉर्जिया नेटो के मेंबर बन सकते हैं, पर उसके आगे कुछ नहीं कहा कि कितने साल लगेंगे, 5 साल लगेंगे, 10 साल लगेंगे, 20 साल लगेंगे। तो इसलिए ज़ेलेंस्की का ये कहना है कि नेटो का वेटिंग रूम जो है ना, वो बड़ी खतरनाक जगह है। हाँ, उस वेटिंग रूम में वेट करते हुए जो है इंसान खुद ही का पता नहीं किस मेडिकल वार्ड में जाने की हालत में आ जाए। जेक सलिवन अमेरिकी राष्ट्र सुरक्षा सलाहकार हैं और उन जो कॉरेस्पॉन्डेंट्स है जो व्हाइट हाउस को कवर करते हैं, उन लोगों ने जानकारी दी कि जेक सलिवन ने कहा है कि नेटो के इस समिट मीटिंग के बाद में कई सारे नए मेजर्स ऑफ सपोर्ट फॉर यूक्रेन अनाउंस किए जाएंगे, जिसमें एयर डिफेंस कैपेबिलिटीज, F-16 का जिक्र किया एम्बेसडर सूद ने। अ न्यू नेटो सीनियर रिप्रेजेंटेटिव इन कीव जो कि अपॉइंट किए जाएंगे सेक्रेटरी जनरल की तरफ से। न्यू नेटो मिलिट्री कमांड इन जर्मनी, जिसे एक 3 स्टार जनरल लीड करेंगे, और एक एलाइज की तरफ से प्लेज की कलेक्टिवली कम से कम 40 बिलियन यूरोज वर्थ ऑफ जो असिस्टेंस है, सिक्योरिटी असिस्टेंस, वो यूक्रेन को दी जाए। सर, ये आपने अपने आर्टिकल्स में भी काफ़ी दफ़ा इसका जिक्र किया है, एक इंटरेस्टिंग कॉन्स्ट्रक्ट है। क्या ये लड़ाई अब रूस बनाम यूक्रेन है या रूस बनाम नेटो है? देखिए, मैंने एक जगह ये कहा था कि अब ये एक इंटरनेशनल लॉ में एक शब्द है बेलिजरेंट, मतलब पार्टिसिपेंट इन अ कॉन्फ्लिक्ट। तो अब नेटो बेलिजरेंट है या नहीं,
इस लड़ाई में क्या वो हिस्सेदार है या नहीं, और अगर हिस्सेदार है तो कितना हिस्सेदार है। ये बेलिजरेंट से नॉर्मली होता है अगर आप उस लड़ाई में खुद ब खुद हिस्सा ले रहे हैं। तो इसलिए इसके अंदर अभी तक नेटो कोशिश ये कर रहा है कि मैं बेलिजरेंट ना बनूं, क्योंकि बेलिजरेंट का मतलब है कि उसको फिर अपने सोल्जर्स को या अपने एयरक्राफ्ट को वहां डालना। लेकिन स्वरूप तो बेलिजरेंट ही नजर आ रहा है ना। इंटरनेशनल लॉ के अनुसार फिलहाल अभी नहीं है, हालांकि रूस का कहना है कि बिल्कुल बेलिजरेंट है। और रूस का तो ये भी कहना है कि इनके कुछ लोग सिविलियन क्लोथ्स में ऑलरेडी एडवाइजर हैं वहां पर यूक्रेन फोर्सेस के साथ, पर वो सिविलियन क्लोथ्स में है तो उसमें डिनाइबिलिटी बनी रहती है। पर हाँ, जैसा अभी प्रेसिडेंट बाइडेन ने कहा ओपनिंग रिमार्क्स जो नेटो समिट में दिए, उन्होंने कहा कि नेटो तभी सक्सेसफुल होगा अगर हम यूक्रेन को मेंटेन कर सकें, यूक्रेन की सॉवरेनिटी, टेरिटोरियल इंटेग्रिटी वगैरह के हम सुरक्षा पूरी तरह दे सकें। तो इसका मतलब नेटो तभी सक्सेसफुल होगा अगर रूस को वहां से निकाला जाए। अब क्या ये मुनासिब है, क्या ये हो सकता है आज के हालात में, ये कहना कठिन है। पर एयर डिफेंस के ऊपर तो ऑलरेडी उन्होंने अनाउंस कर दिया है कि अमेरिका, जर्मनी, इटली, नेदरलैंड्स और रोमानिया, ये 5 देश मिलके इनके पास जो पेट्रियट मिसाइल बैटरीज हैं वो ये यूक्रेन को देंगे। दर्शकों को याद दिला दें कि लगातार रूस की तरफ से जो टर्म्स एंड कंडीशंस ले डाउन किए जा रहे हैं कि किस तरह से निगोशिएशंस हो सकता है। स्विट्जरलैंड में बर्गनस्टॉक में जो समिट हुआ उसमें रूस शामिल नहीं था। भारत की तरफ से सेक्रेटरी वेस्ट एमईए के एम्बेसडर पवन कपूर गए थे, लेकिन किसी ज्वाइंट कम्युनिके में भारत ने हस्ताक्षर नहीं किया था, कहते हुए कि रूस कमरे में नहीं है तो हम नहीं हो सकते हैं इसका हिस्सा। और रूस लगातार कह रहा है कि भाई आप क्रिमिया को लेने की सोचे भी नहीं। बेसिकली वो कह रहे हैं कि स्टेटस को एंटे जो है, युद्ध के पहले की स्थिति तो हो भी नहीं सकती है। और उसे यूक्रेन ने कहा है कि भाई फिर तो देन यू आर वांटिंग अस टू कम टू द टेबल विद एसेंशियली वीकेंड यूक्रेन, नॉट एज इक्वल्स। सर, आपसे आखिरी सवाल जानना चाहूंगी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो दौरा हुआ रूस में, इसकी टाइमिंग को लेकर बहुत सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि इस वक्त क्यों चुना उन्होंने एज अ फर्स्ट बायलैटरल विजिट, तीसरी दफा प्रधानमंत्री बनकर आने के बाद में। और जिस दौरान वो गए उस दौरान खबरें आई कि एक रशियन फ्रेश अटैक में यूक्रेन में कम से कम 37 बच्चे भी मारे गए, और वो उस दौरे पर इंडियन रिप्रेजेंटेटिव, दूसरे डिप्लोमैट्स को भी लेकर जाया गया दिखाने के लिए। तो इंटरनेशनली इसका जो सेंस है, जो सिग्नलिंग है, वो कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, पहली चीज़ तो ये है कि क्या रशियन अटैक उस समय होने वाला था, तो शायद ये तो किसी को भी मालूम नहीं था। दूसरा ये है कि क्या उसमें इतने लोग मारे जाने वाले थे, और इंक्लूडिंग बच्चे, क्योंकि एक चिल्ड्रंस हॉस्पिटल की बात हो रही है कीव में जो टारगेट हुआ, ये भी किसी को मालूम नहीं हो सकता पहले। और अगर उस वक्त पता चला तो आप आधे रास्ते से हवाई जहाज वापस तो नहीं कर सकते थे। तो खैर, अब उसको अगर हम छोड़ दें और उसको इस ऑप्टिक्स से निकाल दें, तो ये है कि प्रधानमंत्री रूस क्यों गए। पहली बात तो ये है कि देखिए, अभी एससीओ समिट में वो नहीं गए, अब ब्रिक्स का समिट है। पिछले 2 साल से हमारा जो रशिया के साथ जो सालाना समिट होता है वो नहीं हो पाया, ना प्रधानमंत्री गए ना पुतिन आए। तो इसलिए एक तरह से आज के हालात में जब रशिया से हम इतना तेल खरीद रहे हैं, हमारी एक ऑयल की ट्रेड रिलेशनशिप जो है वो इतनी बढ़ गई है, वो आज तक कभी इतनी नहीं थी। तो इसलिए एक बायलैटरल रिलेशनशिप को रखने के लिए, और दूसरा ये करने के, हमारे लिए ये बहुत ज़रूरी है कि रूस और चीन बिल्कुल एकजुट ना हो जाए। ये हमारे लिए अनिवार्य है, हमारी सुरक्षा के लिए अनिवार्य है। तो इसलिए हमको उसके लिए रूस के साथ काफ़ी हद तक बना के रखना है, ताकि वो बिल्कुल चीन के पक्ष में ना हो जाए। क्योंकि चीन के साथ हमारे रिश्ते जो हैं वो इस वक्त काफ़ी टेंस हैं, और हॉस्टाइल हैं, एडवर्सेरियल हैं, टेंस हैं, जिस तरह आप कहें। सर, फाइनली राष्ट्रपति पुतिन और प्रधानमंत्री मोदी के बीच में जो तस्वीरें आई गले मिलने की, इसको लेकर
यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने ट्वीट किया, कहा कि ये बहुत निराशाजनक है कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के जो मुखिया हैं वो इस तरीके से वो पुतिन साहब को एक वॉर क्रिमिनल के तौर पर डिफाइन करते हैं, उनके साथ गले मिल रहे हैं। यूक्रेन के साथ भारत के रिश्ते क्या पूरी तरीके से इस वक्त आप कहेंगे कि काफी डैमेज्ड हैं? एक थोड़ा लाइट हार्टेड चीज कहूंगा कि मोदी जी को हग करने की काफी आदत है, तो वो हम और जगह देख चुके हैं, और मैं इसको कहता हूँ डिप्लो हग्स। तो अगर वो, क्योंकि वो हर एक को करते हैं, हर लीडर के साथ, आपने मैक्रों के साथ देखा होगा, उनके साथ भी जबरदस्त हग करते हैं। शायद एक ही लीडर के साथ उन्होंने हग नहीं किया, वो जर्मनी की पुरानी चांसलर एंगेला मर्केल, उनके साथ नहीं। हाँ। अभी तो पोप को किया था उन्होंने। हाँ। जब वो G7 की मीटिंग में गए थे तो वहां वो पोप को भी उन्होंने हग कर लिया। तो अगर वो ना करते तो उसके ऊपर मीडिया में अलग अलग वो एनालिसिस होता। तो ठीक है, अब वो ज़ेलेंस्की का कहना जायज़ है अपनी जगह पे, पर मुझे लगता है कि एक नेचुरल जेस्चर है वो हमारे प्रधानमंत्री की तरफ से, तो उन्होंने जाके उनको गले मिल लिए। लेकिन यूक्रेन के साथ भारत के, अब अगर वो यूक्रेन जाएंगे या ज़ेलेंस्की आएंगे तो वो ज़ेलेंस्की को भी गले मिलेंगे। पर क्या इस वक्त इंडिया क्या क्लियरली अलाइंड लग रहा है ओनली विद रशिया इन द वॉर? नहीं। यूक्रेन के साथ क्या थोड़ी कोर्स करेक्शन की कुछ जरूरत है? नहीं, मैं ये नहीं समझता हूँ। मेरे ख्याल से हम इसके अंदर, अभी आपने देखा था पीछे यूक्रेन के विदेश मंत्री आए थे कुलेबा। हाँ। यहाँ पर उस वक्त हम लोग ये तय नहीं कर पा रहे थे कि हम वो स्विट्जरलैंड जाएं या नहीं, क्योंकि ये तो जाहिर था कि पीस कॉन्फ्रेंस है ही नहीं। मतलब ये कैसी शादी है कि वो दूल्हा तो आ ही नहीं रहा, बिना दूल्हे के शादी कैसे होगी? तो पीस कॉन्फ्रेंस क्या हो रही है जब वहां पे एक रूस है ही नहीं, उसको इनवाइट ही नहीं किया गया। तो इसलिए फिर हमने ये फैसला किया कि ठीक है हम जाएंगे, पर हम वहां पे कोई कमिटमेंट, ऑब्वियसली वो एक तरफा जो डॉक्यूमेंट निकलेगा वहां से, उसके ऊपर हम क्या उसको एंडोर्स करें। तो इसीलिए हम लोगों ने उसको एंडोर्स नहीं किया। तो अगर रूस को लगा कि हम गए स्विट्जरलैंड, तो रूस ने ये भी देखा कि हमने उसे एंडोर्स नहीं किया। अगर यूक्रेन को लगा कि हमने एंडोर्स नहीं किया, तो उसको कम से कम ये तो लगा कि हम गए थे। तो ये एक बैलेंस जो है ये बनाना जरूरी है। चलिए, बहुत शुक्रिया सर आपका वक्त निकालकर हमारे साथ नेटो के संदर्भ में खास करके इनसाइट शेयर करने के लिए, एज वेल एज पर्सपेक्टिव्स प्रधानमंत्री मोदी के मॉस्को विजिट को लेकर। धन्यवाद। धन्यवाद। और आपका भी हमारे साथ वीओ इंडिया पर जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। नमस्कार, आदाब।